शिक्षार्थियों, आज आपका आज की इस क्लास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल की एक नई सीरीज, और उससे पहले हम कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था उनका रिवीजन। तो देखिए, करते हैं सबसे पहले रिवीजन ऑफ कैन एंड कुड, यानी कैन का और कुड का रिवीजन दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैन और कुड के बारे में हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने पॉसिबिलिटी के बारे में, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन और इनडायरेक्ट स्पीच, इनके अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार कैन और कुड का जो यूज है वो किया जाता है। पॉसिबिलिटी मीन्स आप जानते हो पॉसिबिलिटी का अर्थ संभावना होता है। पहले मैं बता देता हूं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आते हैं जो हिंदी भाषी होते हैं, तो उनके लिए हिंदी में समझना बहुत अति आवश्यक है। तो ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता और कैपेसिटी मीन्स क्षमता। तो एबिलिटी का अर्थ होगा योग्यता और कैपेसिटी का अर्थ होगा क्षमता। ठीक है, और उसके बाद जैसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का अर्थ है वो निवेदन होता है, और परमिशन का अर्थ होगा अनुमति। और इसी प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज है वो कैसे होता है, किसका यूज होता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैन है ये प्रेजेंट फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म। और कुड है वो पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन यानी मैंने पहले बताया था कि कैन है वो प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब कैन का प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान की अगर कोई संभावना हो, वर्तमान की कोई निवेदन, वर्तमान की अनुमति या वर्तमान की योग्यता हो, तो कैन का प्रयोग करते हैं। अगर ये मीनिंग्स है, इनका उपयोग पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, तो हम जो यूज करेंगे वो कुड का करेंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप कि प्रेजेंट फॉर्म का अर्थ है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मीन्स ये है कि वर्तमान काल। और वर्तमान काल में हम क्या करते हैं कि वर्तमान काल की हमारी कोई पॉसिबिलिटी होती है, कोई संभावना होती है, कोई संभावना होती है कि हाँ हो सकता है कि आज यहाँ पर बरसात हो सकती है। तो ये हमारी वर्तमान की संभावना है कि वहां पर बादल है और बरसात हो सकती है। तो ये संभावना व्यक्त करते हैं हम, उस संभावित बात है जो वर्तमान में होने वाली है, हो सकती है, तो उनके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही एबिलिटी कोई योग्यता है वर्तमान की, हमारे पास किस प्रकार की योग्यता है, हम किस तरीके से, कोई व्यक्ति योग्य होता है तो उनमें योग्यता होती है। यानी कोई किसी चीज को पढ़ सकता है, कोई लिख सकता है, कोई बोल सकता है, और कोई किसी कार्य को कर सकता है। ये उनकी योग्यता होती है, वर्तमान की योग्यता होती है। ऐसे ही कैपेसिटी भी होती है, क्षमता होती है कुछ कार्य करने की। और उसके अलावा मैंने बताया था कि एबिलिटी और कैपेसिटी के अंदर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है, यानी इसके मध्य जो डिफरेंस है वो क्या हो सकते हैं, विभिन्नता क्या है, डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंस जो है, तो वो देखिए, जो एबिलिटी है, एबिलिटी जो योग्यता होती है वो किसी सजीव में होती है। वो किस में होती है? किसी सजीव में होती है। सजीव का मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सजीव होता है, लेकिन जब जो वर्ब होगी वो डायनामिक होगी। वो क्या होगी? डायनामिक। वर्ब हमेशा इसकी क्या होती है? डायनामिक है। डायनामिक का मीन्स ये होता है कि जो गतिशील होती है। ऐसी वर्ब जो गतिशील होती है। गतिशील का मतलब आप समझते हो कि जैसे गति करना, यानी कोई क्रिया करते हैं जिसमें गति हो। जैसे हम दौड़ सकते हैं, तो दौड़ने की एक, हम जब दौड़ते हैं तो हम गति करके दौड़ते हैं ऐसे। ठीक है, हम लिखते हैं तो हाथों की गति करते हैं, हम बोलते हैं तो मुंह से गति करते हैं। ठीक है, तो जो गति करते हैं वो होती है गतिशील क्रियाएं। ठीक है, और गतिशील जो क्रिया है वो सजीवों के द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि योग्यता है वो सजीव के द्वारा, सजीवों की योग्यता होती है, और वो गतिशील क्रियाएं करते हैं। कैसे? गतिशील। और क्षमता वो होती है जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है। जैसे इसके अंदर क्या होता है? इनएनिमेट, यानी यहाँ पर निर्जीव। क्षमता किसमें होती है? निर्जीव में। ठीक है, अब निर्जीव हम ले लें, जैसे फायर है, वाटर है। हम कह सकते हैं कि वाटर है वो क्या कर सकता है कि वाटर है वो, हम कह सकते हैं कि किसी डैम को है, किसी रेत का जो टीला है जैसे ड्यून्स है, तो उसको वो बहा करके ले जा सकता है। यानी वाटर कैन फ्लो ऑन ड्यून्स, यानी वो
फ्लॉन कर सकता है, यानी मतलब बहा करके ले जा सकता है किसको, ड्यून्स को, रेत के ढेर को। ठीक है, तो ये वाटर की क्या होती है, एक क्षमता होती है, उसमें कार्य करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो निर्जीव है लेकिन उनमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। समझ में आ गया आपको। निवेदन, हम कुछ निवेदन भी किया करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया आप ये करिए कि मुझे ये चीज दे दीजिए, मुझे ये चीज दे दीजिए, तो आप उससे कुछ मांगते हैं। जैसे मुझसे कोई व्यक्ति मांगता है कि क्या अभी मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त मुझसे क्या मांगेगा, कुछ वस्तु मांगेगा कि फ्रेंड्स कैन आई टेक योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ। इसका इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा दोस्त है, और मेरा दोस्त अगर मुझसे किसी प्रकार का रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल वो होता है, मैंने आपको समझाया कि जो जिसमें प्रेम के रिश्ते हो, जिसमें एक दूसरे के जो एज है वो एक दोनों की समान एज हो, या दोनों कैटेगरी में सेम हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार की दोनों की श्रेणी एक जैसी हो, यानी उनमें सम्मान प्रदर्शित करने का कोई कार्य नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो रिक्वेस्ट करते हैं उसमें कैन का यूज होता है। वैसे औपचारिक की स्थिति आती है, फॉर्मल की स्थिति आती है, तो मैंने अभी बताया था कि आगे जो कोड है उसमें, तो कोड वैसे पास्ट टेंस के लिए आता है, भूतकाल रूप में। परमिशन, जो अनुमति है, मैं परमिशन, हम किसी से अनुमति लेते हैं, तो यहाँ पर अनुमति भी इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती है। जैसे फादर से अनुमति लेते हैं, या अपने किसी फ्रेंड से अनुमति लेते हैं, क्योंकि आप फ्रेंड्स के घर जाते हो, फिर वापस आते हो, तो अनुमति उनसे मांगा करते हो। इनडायरेक्ट स्पीच में, अब इनडायरेक्ट स्पीच में किसका यूज होता है, तो हमने पास्ट फॉर्म अभी बोला, किसकी, कैन की, जो हमने पास्ट फॉर्म बोला कुड, क्या बोला, कुड, क्योंकि कैन प्रेजेंट है, प्रेजेंट के जो भाव दर्शाने होते हैं, मनोभाव हमें व्यक्त करने होते हैं, तो कैन का प्रयोग करें। लेकिन वही भाव जो प्रेजेंट में कैन के द्वारा दर्शाए जाते हैं, उनको जब हमें भूतकाल में दर्शाना होता है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। यानी वही पॉइंट्स आएंगे, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, केवल अलग क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच अलग है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो बात हम डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं वो उसी समय की होती है, वो वर्तमान की होती है, लेकिन इनडायरेक्ट में वो पास्ट बन जाती है, वो क्या हो जाती है, पास्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेंटेंस को पास्ट में बदलना पड़ता है। ठीक है, पास्ट में बदलना पड़ता है। जैसे हम कैन को पास्ट में बदलेंगे तो कुड का प्रयोग हो जाएगा, जो जिसमें कैन का प्रयोग हो रहा है उस सेंटेंस को पास्ट में बदलोगे वो इनडायरेक्ट बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा तो कुड का प्रयोग हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में किसका प्रयोग किया जाता है, कुड। आगे सब बात समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं कि हम मे यू लिव लॉन्ग, मैंने ये कह दिया मे यू लिव लॉन्ग, या फिर मैंने ये कह दिया इट मे रैन टुडे। हमने ये जो कहा है दो, यहां पर देखिए, यहां पर भी मे और यहां पर भी क्या है, अंडरलाइन वर्ड्स में। इसका मतलब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मे का यूजेज। किसका यूजेज पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, मे का। किसका प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ मे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ मे का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, मे का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप अमर रहे, आप अमर रहे। तो मे यू यानी आप अमर रहे, यहाँ पर इट मे रैन टुडे, बरसात हो सकती है, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दर्शाइए, संभावना है कि बरसात हो सकती है। यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हमने हमारी विच है वो प्रकट की है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इसके अंतर्गत जो मे की जो पॉइंट्स है, मे के कौन कौन से भाव है वो प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसके लिए मे का यूज करते हैं, वो हम अभी
पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे, ये अंडरलाइन वर्ड में है, इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ मे। ठीक है, और ये सेंटेंस इसमें मे का प्रयोग किया गया है। वैसे सभी जानते होंगे कि मैंने जो मॉडल्स का फर्स्ट वीडियो था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे पहले मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ाई थी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने भागों में बांटी गई, ये सारा मैंने पढ़ाया था, वो आगे वाले वीडियो में है। तो वो इसका बेस है, और अगर बेस आपको मजबूत करना तो वो वीडियो भी देखा जरूर करें। ठीक है, तो मैंने जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाई थी, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल में मैंने बताया था कि आपको हमेशा हमेशा यानी कभी भी एनी टाइम, जब भी आप मॉडल का यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हो, है ना, यू आर एक्सप्रेसिंग योर मूड, यानी आप जब भी आप अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हो तो आप किसका यूज करते हैं सेंटेंस में, है ना, यू यूज इन द सेंटेंस ओनली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आप केवल और केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होता है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में जरूर बताया था। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो वो एक बार फिर समझ लिया करें कि मॉडल के बाद हमेशा और हमेशा क्रिया का पहला रूप ही लगता है। मॉडल के बाद हमेशा हमेशा क्या लगता है, क्रिया का पहला रूप ही लगता है। जहां भी मॉडल आए क्रिया का पहला रूप लगाना है। लेकिन कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मॉडल के तो दो प्रकार से लगते हैं कि मॉडल का क्रिया के बाद पहला रूप लगता है। सही बात, दूसरा तरीका भी है, छोटे वाला है, बड़े वाला है, ये छोटे वाला तरीका है, बड़े वाला छोटा रूप है ना सेंटेंस में, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और उसके बाद जो बड़ा वाला लगाना होता है तो उसके बाद आने वाला हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये दो ही तरीके होते हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन आप अगर ये कर रहे हो कि मॉडल प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, दैट इज रॉन्ग। ये सब गलत होंगे, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है, कभी मत भूलना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यानी इट इज यूज्ड इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है उसमें यूज किया जाता है इसको, तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस में इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी अति आवश्यक है। इसलिए सभी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स की कर रहे हैं, चाहे वो 10th क्लास की कर रहे हैं या 12th क्लास की कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के जो इंग्लिश स्पीकिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है ये चैप्टर। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का सेंटेंस नहीं बना सकते, और सेंटेंस नहीं बना सकते तो आपके मुख से इंग्लिश लैंग्वेज है वो बाहर निकल नहीं सकती। दूसरों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो कभी नहीं हो सकता। तो आपको सीखना है, समझना है, इंग्लिश को बोलना है, और प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश का जो बेड़ा पार लगाना है। तो जुड़े रहिए हमसे और हमारे साथ लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये आपको जोश दिलाना इसलिए बनता है कि मुझे लग रहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को निग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल फोटो देखते हैं, फोटो देख करके उसके बाद उस वीडियो को देखते नहीं है। वीडियो को अगर समझना है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो को कंप्लीटली देखें, अधूरा नहीं छोड़े। चलिए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ मे, यानी मे का प्रयोग। किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। ठीक है, चलिए मे का प्रयोग ध्यान लगा करके देखिए, ध्यान लगा करके समझिए, यानी आप कभी भी इसे गलत नहीं करोगे। यानी किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे मे का प्रयोग पूछ लिया जाएगा, आप बेधड़क इस सवाल को क्लियर कर पाओगे और किसी प्रकार के भी नंबर कटने की संभावना तक नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग। मे का प्रयोग पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि किन किन भावों को व्यक्त करने के लिए मे का यूज हम करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं उसको संस्कृत रूप से।
इन ब्रीफली संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है परमिशन। सबसे महत्वपूर्ण है परमिशन। तो सबसे महत्वपूर्ण परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज किया जाता है। नंबर 3 विच फेथ और हम कह सकते हैं बलेस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, फेथ के लिए, बलेस के लिए और अंतिम जो है वो किसी पर्पज के लिए, तो 4 पॉइंट्स इसमें भी है, 4 पॉइंट्स इसमें भी है जिसमें मे का यूज हम करते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहला है परमिशन। मैं हिंदी में लिख देता हूं, यानी हिंदी भाषी बच्चों के लिए, उनके लिए जरूरी हो जाता है इसका अर्थ पता लगाना। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। और विच, फेथ और बलेस, विच का मतलब होता है कि जो हमारी जो इच्छा है वो इच्छा क्या है, और फेथ का मतलब विश्वास और बलेस का मतलब आशीर्वाद। अगर हमें हमारी इच्छा को व्यक्त करना है, हमें हमारी विच व्यक्त करनी है, इच्छा व्यक्त करनी है किसी को, ठीक है, और अगर हमें हमारा विश्वास दर्शाना है या बलेस आशीर्वाद देना है तो हम मे का यूज करते हैं। पर्पज का मतलब उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए भी मे का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम 1 बाय 1 करके इनको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार इनके माध्यम से हम मे का यूज है वो करते हैं। सबसे पहले हम परमिशन की बात कर लेते हैं। अनुमति आप मांगा करते हो अक्सर, और यहाँ पर जो परमिशन होती है, मे का ध्यान रखोगे, मे केवल प्रेजेंट फॉर्म है। मे कैसी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म का मतलब समझते हैं कि इसका जो यूज है, मे का यूज है वो वर्तमान के मनोभाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कौन से मनोभाव? वर्तमान के मनोभाव। कैसे मनोभाव? वर्तमान के मनोभाव, समझ गए होंगे। वर्तमान के मनोभाव व्यक्त करने के लिए मे का यूज होता है। तो यहाँ पर परमिशन देख लीजिए, अनुमति। सबसे पहले हम अनुमति को ले लेते हैं, इस चैप्टर को ले लेते हैं कि परमिशन क्या है। तो हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं परमिशन के बारे में। और आप अक्सर आप लोग पूछा करते हो कि जब आप किसी बड़े पदाधिकारी के ऑफिस में जाते हो तो उनसे पहले आप क्या बोलते हो? उनसे परमिशन लेते हो नहीं लेते? अंदर घुसने की परमिशन तो हम जरूर लेते हैं, और परमिशन लेते हैं तो हम परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। मे का यूज करें तो मतलब हम औपचारिकता व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? औपचारिकता। इसलिए ध्यान रखना, मे का जो प्रयोग है वो औपचारिक के लिए किया जाता है, फॉर्मल। यानी अनुमति होती है वो हमेशा कैसी होती है? फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है। इसमें हम थोड़ा औपचारिकता से पेश आते हैं। वो कैसे? तो देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। हम कहते हैं कि मे आई कम इन सर, और कई बार ये सभी लोगों को पता है कि आप ये क्या करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आप कहते हो क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं? तो यहाँ पर आप किस प्रकार एक विनम्रता पूर्वक आप ये बात करते हो अपने जो सर है जिससे आप मिलना चाहते हैं उससे ये कहते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप बहुत ही नम्रता पूर्वक, एक मृदुता के साथ ये बात कहते हो। तो इसका मतलब क्या है? जो मृदुता, जो नम्रता आप दर्शाते हो वो फॉर्मल होती है। वो क्या होती है? फॉर्मल होती है। अब मे आई कम इन सर, हम कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? तो वो श्रीमान जी क्या कहेंगे? यस यू मे, यस यू मे, ऐसा भी कहेगा, यस यू मे, आप अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर अंदर आने की अनुमति मांगी गई है। क्या किया गया है? अनुमति मांगी गई है। 2 तरीके से होता है कि एक तो अनुमति के लिए, अनुमति को आस्क करने के लिए, और एक को गिव करने के लिए। 2 तरीके से अनुमति पेश की जाती है। ध्यान रखोगे अनुमति का 2, मैं लक्ष्य नहीं लिखूंगा, इसके साथ ही समझा देता हूं कि एक तो अनुमति को हम टू आस्क करते हैं, और एक हम अनुमति को क्या करते हैं? टू गिव करते हैं। टू आस्क का मतलब पूछना, या हम कह सकते हैं मांगना, टू सीक भी कह सकते हैं, और टू गिव का मतलब देना।
आपने अनुमति मांगी, आपने आस्क किया, सर से आस्क किया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और सर ने यहाँ पर क्या किया, आपको टू गिव किया, आपको क्या किया, गिव किया। यानी आपने पहले आस्क किया, नहीं पूछा, तो सर ने क्या किया, टू गिव किया। कहां पर, यहाँ पर आपको अनुमति दी, यस यू मे। कभी कभी डिनाई भी किया जाता है, कभी कभार क्या होता है, टू डिनाई भी किया जाता है। अभी डिनाई किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तीन बातों को समझना परमिशन के तहत। पहली है टू आस्क, टू गिव और टू डिनाई। आस्क का मतलब क्या करना है, पूछना। आप अनुमति मांगते हो या किसी से अंदर जाने के लिए, आप उससे पहले पूछ करके जाते हो, ठीक है, उस समय आप मे का यूज कर लेते। फिर वो आगे वाला है जिससे आप पूछ करके जाना चाहते हो, वो आपको क्या करना है, वो या तो परमिशन को टू गिव कर देता है, या फिर उसके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि अभी वो किसी काम में बिजी है, तो वो आपको डिनाई भी कर सकता है। बात समझ में आ गई आपको, है ना, कि जो वो मांगता है अनुमति उसको वो आस्क करना कहते हैं, लेकिन वो उसको देता है तो उसको गिव करना कहते हैं। लेकिन जब उसके मन में ऐसे भाव चल रहे हैं कि नहीं नहीं अब मैं उसका काम नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है वो डिनाई भी कर दे, मना भी कर दे। यानी समझिए डिनाई का मतलब मना करना। अब जब मना करना हो तो किसका प्रयोग करें, तो हम क्या करते हैं, मना करना है तो नोट बोलते हैं, नोट बोलते हैं तो किसका प्रयोग हो जाएगा, मे नोट का। किसका हो जाएगा, मे नोट का। समझ गए, टू डिनाई करने के लिए हम मे नोट का प्रयोग करते हैं। जब ऐसे कहा जाए मे आई कम इन सर, तो उसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, आंसर नंबर हमने फर्स्ट दिया, अगर उसका आंसर ये भी तो हो सकता है ना, आंसर ये भी हो सकता है, इट कैन बी दिस आंसर। तो ये भी आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, वो ये भी कह सकता है, नो नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं आ सकते, नहीं आप नहीं आ सकते, यस यू मे। उसमें देखो भाव भी तो व्यक्त करता है, चेहरे पर भी उसके भाव दिखने लगते। जैसे मैंने कहा कि उसने कहा मे आई कम इन सर, तो मैं कहूंगा अगर मुझे अनुमति देनी तो मैं कहूंगा यस यू मे। और मैं कहेगा कि मे आई कम इन सर और मुझे मना करना, नो नो यू मे नॉट, यू मे नॉट। तो मेरे चेहरे का जो भाव है वो बदल जाएगा और आप समझ जाओगे कि हाँ सर है वो अभी अनुमति देने का उनका अभी मूड नहीं, उनका क्या नहीं मूड। और मूड ही तो हम पढ़ रहे हैं, मॉडल तो पढ़ रहे हैं, तो मूड पे निर्भर करता, मूड होता है तो दे देते, नहीं होता तो नहीं देते। बस दो ही बातें समझ गए होंगे आप, काफी बातें समझ गए होंगे कि आखिर मॉडल है क्या। मॉडल में क्या होता है, केवल और केवल मूड होता है, लेकिन इसमें जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है कि वो किस प्रकार के मूड को व्यक्त करती है, किस प्रकार के मूड को एक्सप्रेस करती है, ये हमें अलग से समझना होता है, तब जाकर के हम सही तरीके से सेंटेंस में सही मॉडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो तभी संभव है जब आप इसको समझोगे। अभी हम नंबर 2 पे पॉसिबिलिटी ले लेते, संभावना ले लेते। संभावना लेंगे तो जो पॉसिबिलिटी है हमारी, जो संभावना है, हम संभव कह सकते हैं कि ये हो सकता है। तो यहां पर संभावना के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले परमिशन हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना। अब हमने कैन कोड में भी तो संभावना पढ़ी थी, कैन कोड में परमिशन भी पढ़ी थी ना। अब कैन और कोड का तो अंतर आप जान पाओगे, बहुत आसान है, क्योंकि कैन प्रेजेंट है तो कोड पास्ट है। कैन वर्तमान की जो अवस्था है उनको दर्शाता है तो कोड भूतकाल में दर्शाता है, वहां पर आप डिफरेंस कर लोगे। लेकिन जब कैन कुड का आप डिफरेंस कर पाओगे तो कैन और मे के अंदर भी आपको डिफरेंस करना होगा, उसके अंदर उसके मध्य क्या अंतर है वो आपको समझना होगा। तो कैन के अंदर हमने जो पढ़ी थी ना पॉसिबिलिटी, वो कितने परसेंट थी, आपको परसेंट समझ लेना कि कैन की कितनी थी, 50% थी ना, पूरी आधी संभावना थी ना हम इधर थे ना उधर थे, ये मैंने पहले भी कहा, पूरी 50% पढ़ी। लेकिन ध्यान रखना जो मे की संभावना होती है वो 50 से ज्यादा होती है। कितनी, 60% होती है। कितनी होती है, 60%। और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी संभावना वो 60% होती है। कितनी परसेंट, 60%। अभी हमने कहा कि
हाँ, दैट मे एंड मे नॉट, दैट मे एंड मे नॉट बी ट्रू, ये मैंने कह दिया। ठीक है, वह दैट में हो सकता है, दैट में बी ट्रू, वह सत्य भी हो सकता है और वह सत्य नहीं भी हो सकता है। ये जो चीज है अभी मैंने बताई, इसमें फर्क है। यहां पर पॉसिबिलिटी भी है और नहीं भी, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसलिए ये जो फॉर्म, ये जो सेंटेंस मैंने बताया है, ये दो रूप मिक्स हुए। दो रूप कौन कौन से? पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी। किसका मिश्रण हुआ? पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता। कैसा भाव? मनोभाव है, अनिश्चितता का मनोभाव। देखिए यहाँ पर समझ जा सकता। अब ये सेंटेंस को मैं अलग कर लूं तो क्या होगा? दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी ट्रू। अभी मैंने एक ये सेंटेंस लिख दिया, एक अलग लिख दूं, दैट मे बी ट्रू। समझते हैं, सेंटेंस को अलग अलग करके समझते हैं, अलग अलग इसकी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्योंकि कई बच्चे इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस हो जाते हैं, मिले हुए मिश्रित वाक्य आ जाते हैं, उसमें मिस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको अलग अलग समझा देता हूं, ठीक है? दैट मे नॉट बी ट्रू, ये अलग हुआ कि नहीं? इन्हीं दो सेंटेंस को हमने जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया था। अभी दैट मे एंड मे नॉट बी ट्रू, यहां हमने कहा कि दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी ट्रू, वह सत्य हो सकता है। दैट मे बी ट्रू, वह सत्य हो सकता है। कितना? ये कोई इसने नहीं बताया, दैट मे बी ट्रू, वह सत्य हो सकता है। वह सत्य हो सकता है, लेकिन कितना? तो हम ये कहेंगे कि सत्य हो सकता है तो 50% से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। क्योंकि हम जब तक गारंटी नहीं देते हैं तब तक हमारा जो विश्वास है, जो बिलीफ है, वो 50 से ज्यादा नहीं हो जाता। क्योंकि किसी को हम सत्य साबित करने के लिए कुछ कहते हैं ना, और अपना मनोभाव व्यक्त करते हैं, तो हमें लग रहा है कि वो 40% सत्य है, तो हम कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे कि वह सत्य हो सकता है। वो 50% सत्य है तो अभी हम कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे और ये नहीं कह पाएंगे कि वो सत्य हो सकता है। तब तो हमें कहने लगाना पड़ेगा दैट कैन बी ट्रू। 50% की स्थिति में हो गई, क्यों? कंफ्यूजन हो गई। लेकिन हम 50 से ऊपर है और श्योर है, थोड़ा बहुत श्योर है, यानी थोड़ा अधिक के पक्ष में है, 100 की तरफ है, तो हम कहेंगे दैट मे बी ट्रू, वह सत्य हो सकता है। समझे कि दैट मे बी ट्रू ये भी कहा, लेकिन हम इतना भी तो श्योर है कि 60% हमें लगता है कि वो सत्य नहीं हो सकता, तो भी हम कहते हैं, नेगेटिव रूप से कहते हैं, यानी डिनाई करते हैं कि दैट मे नॉट बी ट्रू, वह सत्य नहीं हो सकता, शायद वो सत्य नहीं हो सकता, और हम परहैप्स लगा देते हैं, शायद वो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर 60% की संभावना, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 60%, दोनों पे 60% की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को मिलाया है, मिलाया मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो हमने अलग अलग की थी, ये पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है और ये अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता। अनिश्चितता है, यानी कहने का मतलब हम निश्चित भी नहीं है कि वो सत्य नहीं हो सकता 60%। हमने दोनों को जोड़ा कि वो दैट मे बी ट्रू, दैट नॉट बी, दैट मे नॉट बी ट्रू, दोनों को मिश्रित जो रूप है, जो मिक्स जो फॉर्म है वो हमने यहाँ पर व्यक्त किए। तो समझ गए कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सॉरी, पॉसिबिलिटी के बारे में तो आप जानते हो कि पॉसिबिलिटी के अंतर्गत वे का प्रयोग वो कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं कि पहला हमने पढ़ा परमिशन, दूसरा हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी, अब तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरा हमने पढ़ा पॉइंट जो डाला था वो क्या था? एक तो हमने विश डाली थी, दूसरा हमने फैक्ट डाला, और तीसरा क्या डाला? तीसरा डाला फैक्ट एंड ब्लेस। तीसरा क्या डाला? ब्लेस। ये 3 डाले। विश का मतलब इच्छा, फैक्ट और ब्लेस आशीर्वाद। हम सेंटेंस लिखते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, कि हमने कहा मे यू
लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और तीसरी हम जाहिर कर देते हैं फेथ, मे बी मे गॉड बी मे गॉड बी ऑन द अर्थ, मे गॉड बी ऑन द अर्थ। ये हमने तीन कहा, ठीक है। इसमें अलग अलग मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार हमने विश, फेथ और ब्लेस है वो व्यक्त करें। मैंने पहले कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप अमर रहे, आप अमर रहे, ठीक है। यहाँ पर तीनों के अंदर ये ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी लग रहा है। क्या लग रहा है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ कि काफी चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको साथ में समझाता जाऊंगा। ये जो मार्क है, इस मार्क को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। कैसा मार्क कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है? यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। हिंदी में कहते हैं इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर कहा गया कि आप अमर रहे, आप अमर रहे, ठीक है। और यहाँ पर आप अमर रहे, अमर रहने का आशीर्वाद देने का काम हमारा नहीं होता। ये जो ब्लेस है, आशीर्वाद देने की कार्य हमारा नहीं होता। आशीर्वाद देने का कार्य किसका होता है? आशीर्वाद या तो कोई सिद्ध पुरुष देता है, या कोई ईश्वर देता है, या भगवान देता है, या कोई सिद्ध पुरुष आशीर्वाद देता है, या टीचर है वो उसका आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि आप अमर रहे, और अमर रहने का जो आशीर्वाद देने का कार्य हमारा नहीं, वो प्रकृति का नियम है कि हम अमर रहे या नहीं रहे, वो तो हमारा आशीर्वाद, वो सबका आशीर्वाद होता है। अभी यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर आप अमर रहे, तो यहाँ पर आपने क्या विश प्रकट की, अपनी विश प्रकट की कि जब मान लीजिए कि आपके दोस्त का जन्मदिन है ना, और आपके दोस्त का जो बर्थडे है, और उस बर्थडे पर आप विश करने जाते हो, नहीं जाते? जाते हो ना, विश करने जाते हो, और फिर उनको विश करने के लिए जाते हो, तब उनको कुछ आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हो कि आप इसी प्रकार फलते रहे, फूलते रहे, आपका घर है वो खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन है वो खुशियों से भरा रहे, आप लंबे समय तक जिए, है ना। इस प्रकार की न जाने कितनी प्रकार की आप अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, और अपनी बात है उनके साथ रखते हैं, और उनको अपनी उस पर जो उनके लिए आप जो इच्छा प्रकट करते हैं कि आप आगे बढ़े, ऐसे करें, ऐसे करें, है ना। वो एक इस प्रकार का माहौल होता है जिसमें आप अपनी विश है वो प्रकट करते हैं। यहाँ पर आप कौन सी विश प्रकट करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। आप अपने दोस्त को मिलने जाते हो, उसका बर्थडे, तो आप कहोगे मे यू लिव लॉन्ग, आप अमर रहे, आप लंबे समय तक जिए। कहते हैं नहीं कहते? तो ये क्या, ये विश है, ये क्या है? विश, ठीक है। ये विश की गई है। नंबर 2 पे हम आप देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद है वो दे। यहाँ हमने कहा ईश्वर है वो आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, यानी यहाँ पर ब्लेस व्यक्त किया गया। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद देने का काम। ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, टीचर से वो आशीर्वाद देते हैं, माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं, अगर आप उनके पैर छूते हो तो, है ना। इफ यू टच fit your parents, if you touch your parents feet, तो क्या होता है? आपको आशीर्वाद देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, अदरवाइज नॉट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आगे देखो, मे गॉड ब्लेस यू हमने कहा। अब तीसरे नंबर पर है मे गॉड बी ऑन द अर्थ, मे गॉड बी ऑन द अर्थ, भगवान है वो पृथ्वी पर आए,
तो भगवान है वो पृथ्वी पर हो सकते हैं, भगवान है वो कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। नहीं, हमारा विश्वास है कि भगवान कहाँ हो सकते हैं, पृथ्वी पर हो सकते हैं। हमारा विश्वास है कि भगवान पृथ्वी पर ही है, और यहाँ पर हम फैथ करते हैं, हम एक विश्वास है हमारा, एक श्रद्धा है, और श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि आप मंदिर में जाते हो तो किसी श्रद्धा से जाते हो, किसी प्रकार के फैथ से जाते हो। बिना फैथ के तो आप कैसे जाओगे, संभव ही नहीं। जो फैथ है, जो आस्तिक है वही जाता है, नास्तिक तो नहीं जाता है, कभी नहीं जाता। ठीक है, तो आपके पास फैथ है, विश्वास है, तो आप मानते हो कि भगवान, हाँ पृथ्वी पर भगवान जरूर है। ठीक है, और ऐसा आप कहते हो। तो हमारा जो नंबर 3 का जो मनोभाव है, तीसरा जो मनोभाव है, जो बेस फैथ ब्लेस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो मनोभाव है जिसके अंतर्गत हम मे का प्रयोग करते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो हमारा है पर्पज। क्या है, पर्पज। तो समझते हैं पर्पज के बारे में। नंबर 4, थोड़ा मार्कर हुआ नहीं चल रहा है, और इस दुविधा के लिए सॉरी। पर्पज, पर्पज, और पर्पज का मतलब होता है हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य, और उद्देश्य होता है ना, पर्पज होता है उद्देश्य। अब हम किसी उद्देश्य के लिए किसी कार्य करते हैं, किसी प्रकार का हमारा कार्य करने का उद्देश्य भी तो होता है कि नहीं। और उद्देश्य ये होता है कि आपका उद्देश्य होता है कि आप सफलता पा लें, यानी आप आगे बढ़ने का आपका उद्देश्य होता है। आपका ये भी पर्पज होता है कि आप वो नौकरी पाले। तो एक कोई ना कोई काम करने का आपका एक उद्देश्य होता है, एक कोई पर्पज होता है, और किसी उद्देश्य से ही हम कोई कार्य करते हैं, बिना उद्देश्य के, कोई पर्पज के कोई कार्य नहीं करते। तो जैसे भी हम पढ़ाने के किसी का भी कुछ उद्देश्य होता है नहीं, हम कह सकते हैं कि टीचर में टीच फॉर लाइवलीहुड। देखो, टीचर में टीच फॉर लाइवलीहुड, हम ये कहते हैं कि टीचर है वो टीच क्यों कराते, क्यों टीच कराते, क्यों पढ़ाते, लाइवलीहुड, आजीविका के उद्देश्य से भी पढ़ाते हैं, ये भी तो उनका उद्देश्य होता है, आजीविका का भी तो उनका उद्देश्य है। अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से सड़कों पर निकलते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य कोई कार्य नहीं होता है। टीचर का एक उद्देश्य होता है जिसमें लाइवलीहुड, कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे उनकी आजीविका का भी एक उद्देश्य है, बच्चों को शिक्षित करना भी उद्देश्य है ना, ये भी हम कह सकते हैं। टीचर्स में टीच फॉर लाइवलीहुड, टीचर्स में हैव टीचर में हैव टू टीच educating the students, teachers may have to teach educating the students। अब ये जो टीचर्स होते हैं वो may have मतलब यानी वो टीच है वो जो पढ़ाने का कार्य करते, किस लिए करते, एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, इन्हें टीच करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। तो टीचर से वो किस लिए पढ़ा सकते हैं, टीचर से वो बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पढ़ा सकते हैं, या टीचर्स अपनी लाइवलीहुड के लिए भी पढ़ा सकते हैं, टीचर्स में टीच फॉर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर पर्पज है कि नहीं, आजीविका कमाने का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो भी है,
यहाँ पर देखो पढ़ाने का दूसरा जो उद्देश्य है एजुकेटिंग, बच्चों को शिक्षित करने का भी एक एम है, एक उद्देश्य है, एक पर्पज है, वही भी तो उद्देश्य होता है। तो समझ गए होंगे कि आप मे का प्रयोग पर्पज उद्देश्य के लिए भी होता है, जो टीचर्स का उद्देश्य है, और भी हमारा भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हम स्टडी क्यों करते हैं। वी मे स्टडी टू गेट बेस्ट, टू गेट अपन कह सकते बेस्ट जॉब, टू गेट अ बेस्ट जॉब, तो वी स्टडी टू गेट बेस्ट जॉब। हम अच्छा जॉब प्राप्त करने के लिए अध्ययन कर सकते हैं, अच्छा जॉब प्राप्त करने के लिए अध्ययन कर सकते हैं। और लोग हैं वो किसान है, जैसे किसान फार्मर ले लो, वो क्यों कृषि करते हैं, ठीक है, तो वो परिवार चलाने के लिए कृषि कर सकते हैं। तो किसी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य के आधार पर ही वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मे का प्रयोग है वो उद्देश्य के लिए भी होता है। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है यूजेज ऑफ मे, ठीक है, यूजेज ऑफ मे यानी मे का प्रयोग, वो वो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आगे आपको क्या करना है। तो आगे आपको ये करना है कि मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपके लिए, मेरा ये निवेदन रहेगा कि प्लीज दिस चैनल शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब it, to like, share and subscribe it to get more videos, अधिकतर वीडियो पाने के लिए आप उसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और इसी के साथ आज का जो हमारा जो अध्याय है, जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो एंड होता है। द एंड ऑफ the today's chapter. See you again in next videos. आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।